बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आज हफ्ते का पहला दिन है तो यकीनन आपका अच्छा गुजरेगा और पुरजोश गुजरेगा। और सबसे अहम चीज़ यह है कि जो मुझसे आज गलती होगी मैं उस गलती का इकरार करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि यह गलती हमने मज़ीद नहीं करनी है। मेरे जहन से ही निकल गई ये बात कि आज तो स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो मैंने जो टाइम अपना सेट कर रखा है घर से निकलने का, उसी टाइम के मुताबिक निकला तो मैं लेट हो गया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। इशाल, अच्छा, और आपको नहीं आइडिया था कि आज मेरे ज़हन से निकल गया ना। ओके, तो जिन लोगों ने दफातर जाना था डेफिनेटली उनको मुश्किलात का सामना हुआ होगा। बहुत सारे लोगों के घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो उनको नहीं आइडिया होता कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं कि स्कूल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और फिर वो अपनी ही स्पीड से जा रहे हैं के लिए निकलते हैं जब, तो फिर ताखीर का 10-15 मिनट जो है ना वो जो मार्जिन होता है वो अब नहीं रहा था। तो मुझसे ये गलती हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तो खैर ये गलती नहीं की होगी, और अगर आज आपसे ये गलती होगी है तो कल से हमने क्या करना है कि अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा रिवाइज करना है। जब रिवाइज करेंगे तो 10 से 15 मिनट जो है इजाफी रखें, पहले निकलें, क्योंकि अब स्कूल जो हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो खुल गए हैं। तो हमें पता है कि बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो सुबह के औकात में थोड़ा सा रश होता है सड़कों पर, तो उससे हमें ये नहीं होगा कि हम तेज़ी से गाड़ी चला रहे हो, तेज़ी से बाइक चला रहे हो और रिक्शे वाला जो है वो भी तेज़ जा रहा हो, तो उससे कोई हादसा जो है वो पेश आए। बेहतर यह है कि टाइम को थोड़ा सा बेहतर कर लें। पहला दिन था, होता है ऐसा होता है बिल्कुल। बच्चे भी बड़ी जल्दी में होंगे, रिक्शा ड्राइवर जल्दी में होंगे, गाड़ियों के ड्राइवर जल्दी में होंगे, बाइक्स वाले, वैन्स वाले। तो ये आज का पहला दिन था, कल से सारी चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी और अब से स्कूल जो है क्योंकि खुल चुके हैं माशाल्लाह से। ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे हमारे दोबारा से अपनी दरसगाहों की जानिब जो ज़िंदगी बहाल होती जा रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर हम उम्मीद जो करेंगे, क्या करेंगे कि जी हम समाजी फासले का भी ख्याल रखेंगे, SOPs पर भी अमल दरामद करेंगे जिससे हालात नॉर्मल ही रहें। मगर जो तबाही मुल्क के तालीमी शोबे में देखने में आई, इसकी तलाफी जल्द मुमकिन भी हमें नज़र नहीं आती। आलमी वबा के कमज़ोर पड़ने पर मुल्क के तालीमी इदारों में बदतदरीज पढ़ाई का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। बिल्कुल जी, और अच्छी खबर ये भी है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में तमाम जो तालीमी इदारे हैं आज से खुल गए हैं और 10वीं और 12वीं की क्लासेस पहले ही बहाल हो चुकी थी। और फिर जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत की हम बात करें, इस्लामाबाद में तमाम सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस भी आज से खुल गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे SOPs के तहत हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। किसी भी ज़िले में 50% से ज़ायद तलबा को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। और हम सिंध की बात कर लेते हैं जिसमें आज से जो है मैट्रिक की बात कर ले, यानी कि 9वीं जमात से जामियात तक के तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए गए हैं। और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने अपनी ट्वीट में ऐलान किया है कि 9वीं और ऊपर की जमातों के लिए तालीमी इदारे सख्त SOPs और 50% हाजिरी के साथ खोलने का हम लोगों ने फैसला किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर तमाम अमले को कोरोना वैक्सीन लगवानी होगी, ये भी लाजमी करार दिया गया है। वफाक के मातहत सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी और छठी से 7वीं जमात को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला कर लिया गया है। ताहम जो 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो लाजमी लिए जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो तो लाजमी तौर पर हो रहे हैं। हम अपने नुमाइंदगान से जानते हैं कि वो सूरत हाल क्या देख रहे हैं। तालीमी इदारे खुल चुके हैं, बच्चों की कितनी तादाद जो है तालीमी इदारों का रुख आज कर चुकी है। कराची से हमारे साथ फयाज यूनुस मौजूद हैं, लाहौर से सादिया निसा मौजूद हैं, इस्लामाबाद से मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद है। मरियम, आपका रुख सबसे पहले करेंगे। आप क्लासरूम में मौजूद हैं, चेहरे कैसे देख रही हैं? SOPs पर आज कितना अमल दरामद हुआ है? और ये भी बताइएगा क्या बच्चे खुश हैं? जी बिल्कुल, बहुत होगी मौज मस्ती, घूमना फिरना भी काफ़ी हो गया। अब बारी आई है पढ़ाई करने की। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद के तालीमी इदारे खुल चुके हैं, रौनकें बहाल हो चुकी हैं। वज़ारत तालीम की जानिब से कोरोना केसेस में कमी के बायस जो है स्कूल खुलने का सिलसिला 31 मई से शुरू हुआ था, जिसमें 10वीं और 12वीं की क्लासेस जो थी वो खुल चुकी थी। ताहम बतदरीज कोरोना केसेस में कमी के बायस वज़ारत तालीम ने यह फैसला किया था कि मुल्क भर के जितने भी तालीमी इदारे और जितनी भी क्लासेस हैं उनको खोला जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 8th क्लास में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और सबसे पहले बात तो स्कूल इंतज़ामिया की जाए तो बड़े अच्छे आज इंतज़ामात देखने में आए हैं। एंट्रेंस पे ही डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया गया है, हर बच्चे को आने से पहले स्प्रे किया जाता है और उनको सैनिटाइज़र लगाया जाता है और SOPs को फॉलो करते ही उनको
गैप रख के ही क्लासेस में जाने की इजाज़त दी जा रही है। आपने बच्चों के चेहरों की बात की तो मैं तो समझ रही थी कि आज बच्चे इतने एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है तवील अरसे के बाद आज बच्चे आए हैं, ईद के बाद आए हैं, पहली बार आज स्कूल खुल रहा है, तो बच्चे मेरे माइंड में ये था कि बच्चे इतने एक्साइटेड नहीं होंगे। लेकिन बड़े बच्चे हैं काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि घर बैठ बैठ कर तंग आ गए थे, वालिदैन को भी काफ़ी तंग कर दिया था। ऑनलाइन क्लासेस में भी इतने दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन टीचर्स के साथ मिलकर आज बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चे खुश हैं और शुक्र भी कर रहे हैं कि उनका स्कूल खुल चुका है। क्लासेस में बड़े अच्छा इंतज़ाम किया गया है कि टेबल पर जितने भी देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र रखे गए हैं और साबुन भी रखा गया है और बच्चों का वेलकम बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। उनको चार्ट्स दिए गए हैं और टेबल पर इतने अच्छा इंतजामात है कि वहाँ पर डेटॉल भी है, सैनिटाइज़र भी है, साबुन भी रखा गया है, मास्क भी रखे गए हैं, ताकि बच्चों की सेहत को है उसको यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या वो देखने में ना आ सके। इसी तरीके से बच्चों से बात कर लेते हैं कि आज उनको आना कैसा लग रहा है, टीचर्स के साथ मिलकर कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, हम टीचर के साथ बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमें इतना समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब हम टीचर के साथ आते हैं तो बहुत अच्छा समझ आता है। टीचर हर बात बहुत वाज़ेह तरीके से बताती हैं। बच्चे एक्साइटेड हैं स्कूल आके ताकि बात इनको अच्छे तरीके से समझ आ सके। कल एक अच्छा इकदाम भी एक हुकूमत की जानिब से नज़र आया है, जिसमें 8th क्लास के जो पेपर्स हैं वो होंगे और इसके साथ साथ 5th क्लास के जो पेपर्स हैं वो भी होंगे। इसके अलावा पहली से लेकर चौथी तक जितने बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। ताहम ये इस वक्त 8th क्लास के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और इम्तहानात की तैयारी इनकी अभी से शुरू कर दी गई है। मरियम, आप हमें बता रही थी इस्लामाबाद में बच्चे कितने पुरजोश हैं। हम कराची की सूरत हाल थोड़ी जानते हैं, हमारे साथ फयाज हैं। फयाज, कराची में बच्चे कितने जोशो खरोश के साथ स्कूलों में आए हैं, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और SOPs को किस हद तक फॉलो किया जा रहा है, बच्चे कितने एक्साइटेड देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आज कराची में बड़े अरसे के बाद जो है तालीमी निज़ाम बहाल हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के केस जैसे ही कराची में बढ़े थे तो उसके फौरी बाद जो है सिंध हुकूमत ने तमाम तर तालीमी इदारों पर पाबंदी आयद कर दी थी कि ये बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते। तमाम तर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, लेकिन आज जैसे ही स्कूल खुले तो हम स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम देख रहे हैं, क्योंकि कराची में आज सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं उनको सिर्फ आज स्कूल आने की इजाज़त दी जा रही है। बच्चों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे के बाद स्कूल खुले, यहाँ आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा दिल नहीं लगता था, यहाँ अपने दोस्तों के साथ गपशप भी मारेंगे, टीचर से भी मिलेंगे और यहाँ पढ़ेंगे। हमारी स्कूल इंतज़ामिया से भी बातचीत हुई, जो हमने इंतज़ामात देखे हैं कि जो बच्चों की तादाद है काफ़ी ज़्यादा कम है, उनको समाजी फासलों के साथ बिठाया जा रहा है। तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट बग़ैर मास्क के आ रहा है फौरी तौर पर वापस भेजा जा रहा है। जैसे को बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल होता है तो यहाँ पर पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद उसको सैनिटाइज़र और मास्क फराहम करने के बाद स्कूल के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। अगर हम बात करें तो हमें स्कूल की तरफ छोटे बच्चे भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ स्कूलों की तरफ जाते हुए नज़र आए। जब हमने उन बच्चों से पूछा तो उनका ये कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें अगर मुश्किलात होती हैं तो हम स्कूल वालों से रब्ता करते हैं, जिसके बाद हम स्कूल आते हैं और स्कूल से जो है हमें कुछ तरबियत जो एजुकेशन में जो हमारे मसाइल होते हैं वो दूर किए जाते हैं, जिसके बाद हम अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। वालिदैन से भी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द। जी ठीक है फयाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इससे जान लेते हैं कि लाहौर में बच्चे क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के बच्चे भी पुरजोश हैं, कराची के बच्चे भी पुरजोश हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम अब वापस स्कूल्स की जानिब रुख कर चुके हैं। लाहौर के बच्चे क्या कह रहे हैं, सादिया आपने उनसे बात की है? आज बिल्कुल लाहौर में भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। लाहौर में भी मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नहायत ही खुश हैं, छोटे बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन वो भी उनके चेहरे भी ऐसे ताजगी के उन पर एक नज़र आ रही थी, खुशी नज़र आ रही थी, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ मिल रहे थे, स्कूल इन्वायरमेंट में दोबारा से आ रहे थे, क्योंकि घर में रहकर उनके पास सिर्फ बुक्स की एक्सेस थी, लेकिन वो जो क्लासरूम का माहौल है बच्चे उसके यूज़ टू हो चुके थे, तो उसको उन्होंने काफ़ी मिस किया था। मैंने जब उनसे बातचीत की और स्पेशली कोविड के हवाले से बात की तो उनका कहना था कि हमें कोविड से फाइट करनी आ चुकी है, हमने SOPs को फॉलो करना है और बच्चों को बड़ा अच्छे तरीके से पता था कि जी SOPs क्या है। इन छुट्टियों के बीच में वो अच्छे से ट्रेंड होकर आए हैं। मास्क का सबने इस्तेमाल किया हुआ था, सैनिटाइज़र उनके बैग में मौजूद था और उसके अलावा भी स्कूल इंतज़ामिया जब वो एंट्रेंस पर उनको डिसइंफेक्शन स्प्रे लगाया जा रहा था, टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। उसके अलावा आपको बताती जाऊँ कि एक नहायत ही अहम जो उन्होंने इक़दाम किया स्कूल ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कैंटीन जो है वो बंद रखी है और पेरेंट्स को कहा था कि आप बच्चों को घर से ही
पानी और लंच बॉक्स वगैरह दें, ताकि वो यहाँ पर शेयरिंग ना करें। स्पेशली ये बच्चों कहा गया है कि आपने शेयरिंग नहीं करनी। यूजुअली बच्चे होते हैं बॉटल को मुंह लगाकर पिया जाता है, तो आपने एक दूसरे को अपनी बॉटल नहीं देनी, अपनी अपनी बॉटल लानी है, ताकि और हैंड शेक करने के हवाले से भी उनको काफ़ी एहतियातों का मतलब कहा गया कि आप एहतियात करें। तो बड़ा अच्छे तरीके से SOPs है। लेकिन अगर बात की जाए उनके इमोशंस की, तो इमोशंस तो बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनमें कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो ज़रा मुंह बसोर कर आए थे। मतलब मेरे जैसे बच्चे भी वहाँ पर मौजूद हैं। मुझे खुशी हुई वैसे ये बात सुन के कि सादिया ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं कि अगर मैं अपने आप को उस जगह पे रखूँ ना, तो मैं ऐसे ही मुंह बना के जाता। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फयाज हमें आगाह कर रहे थे, सादिया ने आगाह किया, मरियम ने आगाह किया। ये अच्छी बात है कि SOPs पर अमल हो रहा है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मेरे जैसे नहीं हैं, वो खुश हैं कि हम स्कूल में वापस आए हैं। मेरे जैसे भी हैं जो खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमजा जैसे हैं जो मुंह बसोरते हुए स्कूल जा रहे हैं। हम इसी हवाले से मज़ीद कुछ बात कर लेते हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद होंगी। तालीम जो उसको हम उनके हवाले से जानेंगे कि आखिर तालीम के हवाले से फ़ैसले जो किए गए किस हद तक ठीक है। वजिया जो कमर हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, जो गुफ्तगू होगी वो भी हम करेंगे। हमजा, हम यहाँ पर बात वो करते हैं कि तालीमी इदारे खुल गए, ठीक है। कुछ स्कूल में आपने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पर मरियम मौजूद थी वहाँ पर साथ में मास्क रखे गए थे, साथ में बच्चों को साबुन रख के दिया गया था, सैनिटाइज़र भी रख के दिए गए थे। प्राइवेट स्कूलों को भी ये चीज़ें साथ में देनी चाहिए और करना चाहिए इस तरीके से। हमने गवर्नमेंट स्कूल में जब हम पिछली लहर की बात कर रहे थे, तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो जो एसोसिएशंस हैं, वो ये बात कर रही थी कि हमने ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है मामलात को देखा था, SOPs बरामद किया था। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हम ऐसी SOPs पर अमल दरामद करेंगे। बच्चे खुश हैं वापस जाके, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ज़िंदगी बहाल हो रही है। हमारा जो तालीमी नुकसान हुआ है उसका इज़ाला अब किसी तरह हो सकेगा। वजिया कमर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वजिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तालीमी इदारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खोल लिए हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम अपने नुमाइंदगान से बात कर रहे थे। अब SOPs की बात है, जो हुकूमती सतह पर हम कैसे अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, वो बताइएगा। हमने क्या प्लान तश्कील दिया? देखें, बहुत खुशी हुई है आज देखकर बच्चों को कि यूनिफॉर्म पहने हैं, स्कूल्स जा रहे हैं और खुश हैं। जो एक ऑनलाइन तालीम थी वो तो एक अरेंजमेंट था, लेकिन जो फेस टू फेस एजुकेशन स्कूल्स में टीचर्स के साथ है उसका तो कोई नैलमोल बदल नहीं है। जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है, आप ये देखें कि ये ज़िंदगी में हमें अब ये न्यू नॉर्मल्स के तौर पर इनको लेना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट का डंडा नहीं और उसका इन्फोर्समेंट नहीं, बल्कि हम सबको बतौर जिम्मेदार शहरी, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम सब अपने घरों में हमें ये इंश्योर करना है कि हमने मास्क भी पहनने हैं, हमने हाथ भी धोने हैं बार बार, हमने जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी हमने इंश्योर करना है स्कूल्स के अंदर। इसको इंश्योर करने के लिए और ये ज़रूरी ये बात है कि हमारे जो FDE फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और पीरा रेगुलेटरी अथॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये इंश्योर करेगी कि स्कूल्स में इन सारे SOPs को जो कि NCOC ने इशू किए हैं, इन सबको मैंडेटरी आपको फॉलो किया जाए और उसके बगैर कोई ऐसा चारा नहीं है कि हम इस पेंडेमिक से हम निकल सकें और ज़िंदगी नॉर्मल हो सके। ठीक है वजिया साहिबा, ये भी बताइएगा, साथज़ा की वैक्सीन के हवाले से मुहिम चलाई जा रही थी, वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुँची, कैंपेन कितनी कामयाब रही? क्या ये कहा जाएगा कि जो साथज़ा की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है वो स्कूल नहीं आ सकते, वो अपनी जो जिस तरीके से रूटीन की जो ड्यूटी है वो नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये मैंडेटरी होगा कि हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, कम से कम जब तक उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे वैक्सीनेशन के, वो एंटर ही नहीं होंगे हॉल्स में। और जो बाकी टीचर्स हैं उसके लिए भी हमारा FDE, पीरा और मिनिस्ट्री ये इंश्योर कर रही है कि 11 जून तक तमाम असातिज़ा वैक्सीनेटेड हो जाएं। एक इंतहाई एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई जा रही है जो कि उसमें वैक्सीनेशन सेंटर्स में अलहदा से तरजीही बुनियादों पर उनके लिए काउंटर्स कायम किए गए हैं और उसके साथ साथ डिफरेंट कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल ठीक है। वजिया साहिबा, ये भी बताइएगा, हम बच्चों की वैक्सीन की बात करते हैं तो हमें मतलब 2 वैक्सीन ऐसी मिलती हैं। एक तो फाइज़र की बिल्कुल इजाज़त मौजूद है, अब हम फाइज़र मंगवा रहे हैं बच्चों के लिए कि 12 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको तो हम वैक्सीनेट कर सकें। जो स्कूलों में जा रहे हैं फाइज़र मंगवाएं और उसकी प्रायोरिटी बच्चे रख लिए जाएँ, क्या ऐसा कोई फैसला किया जा रहा है? अभी फ़िलहाल नहीं,
क्योंकि जो फाइजर की 1 लाख डोजेज वैक्सीन की मंगवाई गई हैं वो तरजीही बुनियादों पर उन लोगों को लगाई जाएंगी जो कि हज पे जा रहे हैं या वो बच्चे जो कि बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं और वहां पर अभी फिलहाल वहां पे सिर्फ ये जो वेस्टर्न वैक्सीन है इसी को एक्सेप्टेंस है, तो ये उन बच्चों को लगाई जाएगी। और उसके साथ जब ये नेक्स्ट कुछ अरसे तक जब ये 10 लाख डोजेस दोबारा फाइजर की आएंगी तो फिर ये सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये प्रेफरेंशियल बेसिस पे ये नहीं है, एक मास ड्राइव नहीं होगी अभी ये। ठीक हो गया। अच्छा वजीर साहब, हम ये भी देखते हैं कि सातजा की वैक्सीनेशन हो जाती है बच्चों की, जैसा कि अभी आपने कहा कि अभी उसके ऊपर बातचीत नहीं चल रही है, अभी उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, लेकिन हम अगले जो आने वाले तालीमी साल हैं कैसे इसको श्योर कर पाएंगे कि उनमें हमारी कोई रुकावट नहीं आ पाएगी जब तक बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो जाते? सातजा तो हो जाएंगे, बच्चों का वैक्सीनेट होना भी उतना ही ज़रूरी है। क्या अगले आने वाले सालों में रुकावट नहीं बनेगी इस चीज़ से? ज़रूरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल उसमें ये ऐसा सोचा ही नहीं जा रहा। सिर्फ ये जो ही हमारे पास ये साथ साथ आती जाएंगी वैक्सीन्स तो साथ साथ बच्चों को भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जैसे 11 जून डेट गई है कि टीचर्स वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो उस तरह से भी NCOC की कोई हिदायत नहीं है। और देखिए, हम जितनी जल्दी और जितना ये हम इसको वैक्सीनेशन ड्राइव को एक्सटेंसिव करेंगे, जितना लोग वॉलंटरली आगे बढ़कर वैक्सीन कराएंगे, SOPs को फॉलो करेंगे, उतना ही हम जिंदगी का पहिया जल्दी से एक नॉर्मल तरीके से हम चला सकेंगे। ठीक है वजीर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि हमने पिछली बार देखा था कि जब हमने दूसरी लहर के बाद स्कूल्स को खोला था, फिर हम जो है रैंडम सैम्पलिंग भी कर रहे थे, हम वहाँ पर टेस्ट कर रहे थे, अभी भी कंडक्ट किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि स्कूलों में हालात क्या हैं। प्राइवेट स्कूल मालिकान ये कहते थे हमने तो बहुत अच्छा इंश्योर किया, हमने तो देखा कि किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं हुआ था। उसके लिए क्या अब लाएमल तरतीब दिया जाएगा? देखिए, सरकारी स्कूल में बल्कि ज़्यादा सख्ती, और जो हमारी मिनिस्ट्री और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं FDE और पीरा, उन्होंने बहुत सख्ती से इंश्योर किया कि यहाँ पर इंश्योर किया जाए SOPs को और रैंडम टेस्टिंग को भी। और जहाँ पर भी NCOC की हिदायत के मुताबिक एक ख़ास नंबर होता था स्टूडेंट्स का, अगर कोई इन्फेक्टेड होते थे या टीचर्स में से, तो उसको बंद कर दिया जाता था और उसकी कंप्लीट थॉरो क्लीनिंग के बाद और डिसइंफेक्शन के बाद फिर उसको खोला जाता था, और अब भी ऐसे ही होगा। जी ठीक है वजीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात की थी और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि स्कूल्स खुल गए हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा से खोल लिए गए हैं, और अब हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे अपने बच्चों को। अब हम सिखा चुके होंगे अब तक, अब हम ये बात नहीं करेंगे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि हमें एक अरसा हो गया है इस वबा के अंदर और हमने अपने बच्चों को अब सिखा दिया हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी चले हमने नहीं सिखाया तो अब सिखाएं स्कूल में कैसे जाना है और किस तरीके से वहाँ पर ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा हमजा, एक तरफ तो ये खुश खबर थी जो हमने आपसे शेयर की कि बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ एक जो अफसोसनाक वाक़या, एक हादसा पेश आया घोटकी के करीब, जो 2 ट्रेनें मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकराई हैं, उसके बायस जितनी जानों का नुकसान हुआ है, 30 जानें बताई जा रही हैं कि उनका ज़िया हो चुका है, 50 से ज़ायद तकरीबन ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अफसोसनाक खबर थी। ऐसा के हादसे जब भी होते हैं तो पूरी जो दुनिया है वो हिलकर रह जाती है। और फिर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हादसा पेश आया तो इस वक्त आप सोचें ये 30 जानें नहीं गई हैं, 30 घराने इस वक्त जो है वो गमज़दा हैं, तकलीफ में। लोग सो रहे थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया, लोग सोए हुए थे, तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 से 4:30 बजे का वक्त था ये हादसा पेश आया, और फिर इसको गफलत कहा जाए, इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स बनेंगी, क्या होगा। हम देखते हैं कि ट्रेन हादसे जो हैं वो होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने किसी को इबरत का निशान बनाया हो और उसके बाद ऐसा हादसा दोबारा ना हुआ हो। अभी तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक, जिस तरह इशाल बता रही थी कि 30 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं, 50 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। ये डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने ये बताया, और वो कह रहे हैं कि रेती में जो है हमने मेडिकल सेंटर कायम कर दिया। अब जब सुबह हम देख रहे थे कि 7-8 बजे के करीब तक तो वहाँ पर कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ ही शुरू नहीं हो पाई थी। वहाँ पर अगर हम देखें तो कहा जा रहा था कि घोटकी के साथ तकरीबन 30 मिनट का ये फासला बनता है, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ तब तक शुरू नहीं हो सकी थी। DC वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर रेस्क्यू का अमला वहाँ पर नहीं पहुँचा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, अफसोस का इजहार भी किया गया है, लेकिन
हम देखते हैं इस हवाले से कि वज़ीर रेलवे जो हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि उनको भी पहुंचने का हुक्म दिया गया, लेकिन वो रिपोर्ट्स बनती हैं, उनका होता क्या है, सवाल ये जन्म लेता है। इंक्वायरीज टीमें तश्कील दी जाती हैं, इंक्वायरीज होती भी हैं, लेकिन जो इसके मुहर्रकात होते हैं उन तक पहुंचा नहीं जाता। फिर जो इसके पीछे कार फरमा होते हैं लोग, या जिनकी गफलत के बायस इस तरह के हादसा पेश आते हैं, उनको सज़ा नहीं दी जाती है। हम लोग जो ताज़ा तरीन इस वक्त की सूरत हाल है वो जान लेते हैं। हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा महर इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर यह हादसा पेश आया है। गुलाम मुस्तफ़ा, इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं, बताइएगा इमदादी जो काम है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, ताख़ीर क्यों हुई है, क्यों इतनी लेट जो है रेस्क्यू किया गया लोगों को? जी देखें, ये जो हादसा पेश आया है ये डेरकी के साथ रौंसी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ये हादसा आज सुबह 4 बजे के करीब पेश आया है, जब जो है वो मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई थी। सामने से आने वाली सर सईद एक्सप्रेस का जो है वो जोरदार टक्कर हुआ है, जिसके नतीजे में जो है वो मुतअद्दिद बोगियां जो थी वो मुतासर हुई हैं। 3 बोगियां जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं, जिसके नतीजे में 30 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं, जिनकी लाशें जो है वो बाहर निकाली गई हैं। 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिसमें 20 से ज़ायद जो है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उनको जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल रेमिया खान, फैसलाबाद और घोटकी के अस्पतालों को जो है वो रेफर कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर DC घोटकी की जानिब से जो है वो कैंप भी लगाया गया है, जहाँ पर उनको जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि हादसा जो है वो पेश आने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है वो तकरीबन 5 घंटे के बाद शुरू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो गफलत की गई है, जिसके बाद जो है वो हलाकतें बढ़ी हैं। अब भी जो है लाशें बोगियों के अंदर हैं। जो रोड़ी से रिलीफ ट्रेन भेजी गई थी वो अब रिलीफ ट्रेन जो है अब पहुंची है, तकरीबन 3 से 4 घंटे की ताखीर के बाद ट्रेन पहुंची, क्योंकि इस ऑपरेशन में हैवी मशीनरी दरकार है, कटर्स जो है उनकी ज़रूरत है। जो मकामी लोग हैं उन्होंने जो है वो ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी पाक फौज के जो जवान हैं, रेंजर्स के जो जवान हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया है, और 112, 122 के जो रेस्क्यू के रेमियार खान से भी रेस्क्यू की टीमें जो है वो मंगवाई गई हैं। अब जो है वो ऑपरेशन जो शुरू किया गया है। 50 अफराद जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं, 30 जो है वो हलाक हुए हैं इस हादसे में, और भी मजीद हलाकों का खर्चा जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, हमें गुलाम मुस्तफ़ा ये भी बताइएगा, करीब तरीन हम देखें, क्योंकि हमें ये जिस तरह आप भी बता रहे हैं उस वक्त भी यही बताया जा रहा था कि अपनी मदद आपके तहत जो वहाँ के मकामी अफराद हैं उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, रेस्क्यू टीमें तो वहाँ पहुँची नहीं थी, तो करीब जो है अस्पताल कौन से थे जहाँ पर लेके जाया गया? इस वक्त इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, उन अस्पतालों में सहूलियात भी हैं या नहीं है? जी देखिए, यहाँ पर सिंध के अंदर खासतौर पर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन अगर हालात देखे जाएँ तो उनके बरस हैं। ये जहाँ पर हादसा पेश आया ये तकरीबन शहर से 30 किलोमीटर बाहर एक पसंदा इलाका है, रेती रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ये हादसा रुनमा हुआ है। और बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से जो है वो गुजरना पड़ता है, और यहाँ पर बर वक्त जो है वो अस्पतालों में सहूलियात ना होने के बाद, एम्बुलेंसेज ना होने के बाद जो है यहाँ पर रेस्क्यू में जो वो ताखीर का सामना हुआ है। जब मेरी यहाँ पर मकामी लोगों से बात हुई तो उनके अंदर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा था। उन्होंने कहा अगर बर वक्त जिले इंतजामिया इस ऑपरेशन को शुरू करती तो बहुत सारे ऐसे जख्मी हुए हैं जो अंदर बोगियों में उनके दम घुटने से या उनको तिब्बी इमदाद न मिलने के बाद वो जहाँ बाग हुए, उनकी कीमती जिंदगियाँ जो थी वो बच सकती थी, क्योंकि ऑपरेशन ताखीर होने के बाद जो है वो मजीद हलाकतें हुई हैं, और अभी तक जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। और अस्पतालों में अगर घोटकी के अस्पतालों की भी बात करूँ तो डेरकी, घोटकी और मिरपुर मथलों में आमतौर पर अगर कोई यहाँ पर हादसा हो जाता है तो उनको एम्बुलेंस के बजाय यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियों में, गदा गाड़ियों में, यहाँ पर लोडर रक्षों में यहाँ पर उनकी लाशें जो है उनके जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं वो लेकर। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, हादसा पेश आया है, वज़ीर आज़म ने क्या हिदायत जारी की हैं? जी, इस वक्त जो वज़ीर रेलवे हैं आसिफ अवासी साहब, वो कासम एयरबेस के ऊपर पहुंच रहे हैं, जहां पे वो हादसे की जगह के ऊपर पहुंच रहे हैं। फौरी तहकीकात का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर रेलवे को कहा है कि फौरी जाए बकरोए के ऊपर पहुंचे। अभी तक हादसे की जो हतमी वजूहात हैं उनका तयन होना बाकी है, और तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं, और जो ही इसके बारे में कोई मुकम्मल रिपोर्ट आएगी वो फिर मीडिया के साथ शेयर करें।
वह चौधरी साहब, हम देखते हैं कि हमेशा इस तरह के हादसा के बाद इंक्वायरी कमेटीज़ बना दी जाती हैं, तश्कील दे दी जाती हैं, इंक्वायरीज़ होती भी हैं, लेकिन जो पीछे इसके कारफरमा अवामल होते हैं, अनासर होते हैं, जिन लोगों की वजह से इस तरह के हादसा जिनकी गफलत के बायस पेश आते हैं, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता ताकि इस तरह के हादसा को रोका जा सके। इस बार क्या किया जाएगा? देखिए, एक तवील अरसे से हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो बहुत ही उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। रेलवे भी एक ऐसे इदारा है जिसको सियासी भर्तियों के लिए इस्तेमाल करने के अलावा कोई काम नहीं किया गया, और ये बरसों की नेग्लिजेंस है, बरसों की लापरवाही है जिसके नतीजे में ये हादसे होते हैं। अब एक ML1 का इसीलिए एक पूरा नया प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है ताकि हमारा जो इस वक्त रेलवे का एक पूरा सिस्टम है ये किस्म परसी का शिकार है, इसको अपडेट करना जरूरी है और इसमें एक पूरी नई रेलवे बिछाना जरूरी है, और उसके लिए काम हो रहा है। और अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह जो ही रिपोर्ट आएगी तो आप ठीक है। फवाद चौधरी साहब, आप भी जानते हैं अभी थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी, वज़ीर आज़म साहब के पुराने क्लिप्स चलना शुरू हो जाएंगे जिसमें वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि वज़ीर को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हम मुहज़्ज़ब ममालिक में देखते हैं, मुहज़्ज़ब अक़वाम में देखते हैं ऐसा होता है। इस पर अब क्या स्टांस होगा वज़ीर आज़म साहब का? अभी पहले तयन तो हो जाए ना कि वजह है कोई क्या है, और जब वजह होगी अगर उसमें वजीर का या कोई इंतजामी जो है होगा तो यकीनी तौर के ऊपर वो उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले वजूहात का तयन तो। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा ही अफसोसनाक हादसा पे हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा महर भी हमें डरकी से इस पर अपडेट कर रहे थे। इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अभी तक हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं 30 कीमती जानें जा चुकी हैं, ज़ाया हो चुकी हैं और 50 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से 20 की हालत जो है बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है। हम यहाँ पर ये रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है, आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आए हैं, बात करते हैं कुछ सिंध हुकूमत की जिसने लॉकडाउन में नरमी करते हुए अहम फैसले किए हैं। आज से कराची समेत सिंध भर में तमाम मार्केट्स हों, दुकानें हों, रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि केसेस जो हैं वो अभी भी वहाँ पर उसी रफ्तार में रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, मगर तमाम दुकानों के अमले को वैक्सीन करवाना भी लाजमी करार दे दिया गया है और 15 रोज़ बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक भी किए जाएंगे। ये फैसला वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के इजलास में किया गया। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक आउटडोर डाइनिंग हो रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जो आउटडोर डाइनिंग पर लोगों के दरमियान फासला रखना है उसको लाजमी करार दिया गया। फिर 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स हैं, आउटडोर शादियां हैं, उनकी भी इजाज़त दे दी जाएगी। ऐसे ही और CVU समेत दीगर जो मकामात हैं उनको खोलने का फ़ैसला भी किया गया है, जबकि सैलून्स और SOPs के तहत इनको भी खोलने का जो है फ़ैसला किया जा रहा है। और कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में बात कर ली जाए तो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.25 रिकॉर्ड की गई थी। और हम बात कर रहे हैं वज़ीर सेहत सिंध की। उन्होंने तंबीह भी की थी कि कोरोना शरह बढ़ने के बावजूद जो है सिंध में पाबंदियों में जो है नरमियाँ की जा रही हैं और हम इसको देखेंगे, लेकिन तिब्बी माहिरीन हैरान है कि ये हो क्या रहा है। अगर आपके केसेस बढ़ रहे हैं तो आप नरमी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा कि केसेस जो हैं जिन इलाकों में पहले शरह ज़्यादा होती थी वहाँ पर पाबंदियाँ जो सख्त कर दी जाती थी, लेकिन इस वक्त जो सिंध में हमने देखा केसेस तो बतदरीज बढ़ रहे हैं और जो SOPs जो थी उनको भी फॉलो उस तरीके से नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो पाबंदियां थी उनमें खासी नरमी कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है, बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे मौजूद है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हुकूमतें क्या करें ये पहले बताइएगा कि जब सख्ती की जाती है उस वक्त लोग सड़कों पर निकल आते हैं कि सख्ती क्यों की जा रही है। PMA की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जाता है कि सख्ती होनी चाहिए। अब जब केसेस बढ़ रहे हैं हुकूमत ने फैसला किया कि लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए, कैसा फैसला है ये और हुकूमत बेचारी करे क्या ऐसे हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो सिंध हुकूमत के ऊपर एक बड़ा चैलेंज
और एक बहुत मुश्किल मरहला इनके ऊपर है, क्योंकि बज़ाहिर अगर प्रोफेशनली अगर बात की जाए, अगर एक्सपर्ट की बात की जाए, तो इन शरह के साथ जो कि 11.2% इस वक्त कराची का मुस्बत रेट है, इसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह से रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूँकि जो कोरोना के जो लोग मुतासिर लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस तबका है, जो शादी हॉल वाले हैं, दूसरे, उनका इतना प्रेशर है, फिर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है। इसमें हर आदमी अपने अपने मकसद के लिए सारा काम कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये नहीं देख रहा है। आप अगर याद करें तो रमज़ान से पहले ये हमने बात की थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कि पूरे पाकिस्तान में 12 दिन का 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें, उसके बाद आप रमज़ान में बेशक सब चीज़ें खोल दें और लोगों को कारोबार करने दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब में आपने देखा कि बहुत बुरी सूरत हाल हो गई थी, और जब पंजाब में जब सूरत हाल खराब थी तो सिंध के हालात बहुत अच्छे थे, सब चीजें खुल रही थी। तो रमजान के एंड में सिंध गवर्नमेंट ने जब देखा कि हालात खराब हो रहे हैं तो उन्होंने बंद किया था। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ वहाँ पंजाब की गवर्नमेंट, खासकर जो उनके हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने बहुत सख्त इक़दाम उठाए और बहुत सख्ती की उन्होंने SOPs को फॉलो करने पे, और सख्त तरीके से सारी चीजें बंद कर दी। लेकिन यहाँ जब ये शुरू हुआ बंद करने का सिलसिला, तो हमने देखा कि बहुत सारी बातें हुई कि ये कारोबार खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये फैसला मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके किया है। और ये शायद अल्लाह ना करे, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे पहली वेव में, दूसरी वेव में हमारे ऊपर बहुत रहम किया था, और इसी तरीके से इस वेव्स में भी सब कुछ हालात बेहतर रहे जैसे मुल्क के दूसरे शहरों में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साइंसी तरीके से इसमें इजाफा होने के चांसेस हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इजाफा होगा तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि हमारे पास अभी UK वेरिएंट्स, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स और खासकर इंडियन वेरिएंट जो है वो डिटेक्ट हो चुके हैं हमारे लिए, और वो बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग भी यही समझ रहे हैं कि शायद ऐसा ही है क्या कि ये ताजरों के प्रेशर में आकर इस तरह के हुकूमत की जानिब से फैसले किए गए। फिर हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो सिंध में बड़ा सुस्त है। सिंध हुकूमत के जो इकदाम हैं, जो फैसले हैं, उन पर अमल दरामद उस तरीके से सिंध हुकूमत करवा क्यों नहीं पा रही है, ना तो वैक्सीनेशन के हवाले से, ना फिर SOPs के हवाले से, और फिर जो बंदिशें थी वो भी प्रेशर में आके हटा दिया जाना। क्या सूरत हाल इससे ज़्यादा कशीदा नहीं हो सकती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और वैक्सीन की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो ये देखिए, ये वैक्सीन का मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम पाकिस्तान में 5 से 6 लाख अफराद को डेली वैक्सीनेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम अचीव करेंगे अपने गोल को। अदरवाइज पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमने ये भी डिमांड की है कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है उनको भी आप वैक्सीनेट करें। अब आपके पास पाक वैक जो कि कैंसाइनो है, जो कि सिंगल डोज है, ये ऐसे लोगों को जिनके पास मासियां घरों में आती हैं, ड्राइवर्स हैं और दूसरे हैं, अगर आपने इनको वैक्सीनेट नहीं किया, बर्मीज हैं, बंगालीज हैं और इस तरह के अफगानी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, तो आप उनको वैक्सीनेट करें। और कम से कम सिंध के अंदर की बात की जाए तो सिंध में कम से कम 70 से 75% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि जो 3 महीने का उन्होंने एक कैंपेन चला रहे हैं, और 3 महीने के अंदर सेंटर बढ़ाएंगे, और अल्लाह करे कि उसमें कामयाब हो जाए, लोग वैक्सीनेट हो जाएं। और लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि जितनी जल्दी वो वैक्सीनेट होंगे उनके तमाम वाले, उतनी जल्दी हम इस कोरोना से छुटकारा हासिल करेंगे। तमाम वो लोग जो कि जिनको के लोग, अभी कल मुझे किसी ने फोन किया कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोरोना हो चुका है, तो मैं क्यों वैक्सीनेट कराऊं अपने आप को, तो ये सब गलत बातें हैं। बिल्कुल वैक्सीनेट होना, और वैक्सीनेट होने के बाद भी आपको SOPs पे अमल सही है। अगर आप खुद को वैक्सीनेट करवा भी लेते हैं तब भी अपने SOPs पर अमल दरामद करना है। एहतियात आप पर तब भी लाजिम है, क्योंकि अभी तक हमने हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं की है। जब हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेंगे तब नई गाइडलाइंस भी आपको दे दी जाएंगी, लेकिन अभी वैक्सीनेट होने के बाद भी आपने
खुद पर वही SOPs लागू रखने हैं, उन पर अमल दरामद करना है जो अभी हमें बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल PMA हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। इशाल, आज अहम दिन है और ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का, और हमेशा मसला ही भूख रहा है, खुराक रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। और पाकिस्तान समेत, जैसे हमजा बता रहे हैं, दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का जो थीम रखा गया है वो है सेहतमंद कल के लिए आज महफूज खुराक खाएं। हाँ जी। ये थीम रखा गया है और तहफ़्फ़ुज़ खुराक दरअसल इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। अगर हम अच्छी खुराक खाते हैं तो हम सेहतमंद ज़िंदगी जीते हैं। और इंसान के लिए दुनिया भर में सेहत से बढ़कर किसी और चीज़ की इतनी अहमियत इसीलिए नहीं होती है। साफ़ सुथरी और महफूज खुराक मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली की ज़ामिन है, जिससे ज़राअत हो गई, मार्केट्स आपकी हो गई, सियाहत हो गई, तामीर व तरक्की के शोबे हो गए, उनमें तरक्की के लिए आपको भरपूर मदद मिल रही होती है। और तहफ़्फ़ुज़ खुराक में भूख से तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है, जिससे मुराद ये है कि लोगों को महफूज, ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुनासिब खुराक जो है साल भर मुहैया की जाए। हमें पता है कि कितने लोग हैं जो भूखा सोने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक वक्त का खा सकते हैं और दूसरे वक्त का उनके पास खाना मौजूद नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन का मकसद भी यही है कि आवाम को उन तमाम पहलुओं को उजागर किया जाए, उन्हें उन तमाम पहलुओं के हवाले से आगाही दी जाए। क्या हम लोग कर रहे हैं, और दुनिया भर में हर साल 1.3 अरब टन खाना हम ज़ाया कर देते हैं, जिसकी मालियत जो है वो मतलब बेघर अमरीकी जो है वो खरब अमरीकी डॉलर, अच्छा 1 खरब अमरीकी डॉलर जो है वो बनती है। और आप खुद सोचें, एक घर अगर भूखा सोता है तो आप सोचें कि मतलब सबके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, सबको उस चीज़ का हिसाब देना है कि आपके हमसाए में अगर कोई भूखा सोता है, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी अगर भूखा रह जाता है तो। और इस ज़ाया शुदा जो ग़िज़ा है, इसका जो बात कर रही है इशाल, अगर रोज़ाना के हिसाब से हम तखमीना लगा लेना तो ये तकरीबन मजमूई तौर पर यौमिया 35 लाख टन खुराक है जो ज़ाया कर दी जाती है। और अगर हम इसका पाकिस्तानी रुपयों में आपको तखमीना बताएं ना, मतलब कि यौमिया, तो 4 खरब 47 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी ये ज़ायद बनती है। और पाकिस्तान की हम बात करें तो 58% आबादी वैसे ही ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और मुल्क के 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के मसले से दोचार हैं, जिसका जिक्र अपनी पहली तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी किया था। हमें कुछ तस्वीर भी दिखाई थी। इसी पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तहरीक इंसाफ की हुकूमत फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए आप कह लें कि बड़े मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ काम कर रही है। बेसिकली आप कह लें कि उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि बेस्ट यूज़ ऑफ वाटर, कि हमारे पास पानी थोड़ा है, 138 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है हमारे पास, मिलियन एकड़ पानी है हमारे पास, उसका इस्तेमाल मतलब मीठे पानी के एक कतरे का हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें, पहली बात। दूसरा ये कि हमारे पास जितनी भी लैंड है समुद्र से लेके पहाड़ों तक जी, जहाँ जहाँ जितना बारिश हो रही है उसको हार्वेस्ट करें, पानी को हार्वेस्ट करके तो जहाँ जो इस्तेमाल हो सकता है लैंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन वो करें। ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसका बेहतर इस्तेमाल, उसके लिए जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसका बेहतर इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ने ये जो सोलर ट्यूबवेल है, सोलर ट्यूबवेल जो है उसको सपोर्ट कर रही है। और स्पेशली जो न्यूली आबाद एरियाज़ हैं फाटा की तरह या बलूचिस्तान में जो फार फ्लंग एरिया हैं जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इसको। ये आप कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम जो है ताकि वहाँ ट्यूबवेल लग सकें और वो ज़मीनें आबाद हो सकें। फिर यह है कि जितनी गैर आबाद ज़मीनें थी, कलर वाली ज़मीनें थी, कलर वाली ज़मीनें जो है वहाँ पे फिश फार्म बन रहे हैं, सिर्फ फार्म बन रहे हैं। कड़वे पानी का एक अपना सिस्टम जो है कि कड़वे पानी में भी आप उसको प्रोडक्शन ले सकें। जो कलर वाली ज़मीन है, जो गैर आबाद ज़मीन है, उससे भी प्रोडक्शन ली जा सके। चौथी चीज़ जो है कि जितना आप कह लें कि ये जो समुंदर की कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट में हम कोस्टल बेल्ट के साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फार्म्स। अच्छा। फ़िश फार्म्स वहाँ पे एक तो ये कि फ़िश की जो पनीरी है, ये बच्चे हैं, वो पाल के तो समुद्र में छोड़ा जाए, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ये सस्टेनेबल जो फ़िश कैचिंग है वो मेंटेन हो सके। साथ साथ फ़िश फार्म बनाना चाह रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, दुनिया में फूड प्रोडक्शन और उसकी डिमांड में अभी भी बहुत फ़र्क है। जो मुल्क फूड दरामद करते हैं वहाँ पर हम देखें तो फसादात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आपका इस हवाले से क्या एनालिसिस रखते हैं आप?
देखिए इस वक्त आप कह लें कि जो 2-3 इकानमीज काफ़ी जहाँ पे पिछले सालों में तरक्की हुई चाइना में, चाइना की जो आप कह लें कि एपिटाइट फॉर ग्रेन्स और एपिटाइट फॉर सोयाबीन बहुत बढ़ गई है। अब चाइना जैसा मुल्क जहाँ 1.5 अरब के लगभग आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वहाँ अगर एपिटाइट बढ़ जाती है, वहाँ कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो वो आप कह लें कि एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं इम्बैलेंस क्रिएट होता है। मसलन जस्ट आप अगर देखें तो मैंने सऊदी अरब की बात कर लें, रिसेंट में आज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ सऊदी अरब की तकरीबन 1.7% आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनकी जो खुराक की डिमांड है 4.6% बढ़ रही है। मतलब ये खुराक की डिमांड 2 तरीकों से बढ़ती है, एक आपकी आबादी का बढ़ना और दूसरा ये कि अगर आपकी परचेजिंग पावर जो बढ़ती है, जब आपके पास इनकम बढ़ती है तो आपकी फ़ौरन डिमांड खुराक की बढ़ जाती है, खुराक वर्सटाइल हो जाती है। लिहाजा आप कह लें कि ये जो है ना दुनिया पूरी में खुराक महंगी हुई है, तो लोगों को बड़ा एहसास हुआ इसका। सऊदी अभी अब खुराक पैदा करने जा रहे हैं, पहले खुराक पैदा नहीं करते, इंपोर्ट करते थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि लोकल खुराक अगर नहीं है तो सिर्फ दरामद पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। कोरोना ने दुनिया को सिखा दिया कि आप सिर्फ दरामद पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको इंपोर्ट लोकल भी ग्रो करना पड़ेगा। लिहाजा आप कह लें कि एक तो मुल्क जो लोकल उगा रहे हैं, और जो जाग रहा है, जो जिसका विजन है वो बड़ा आप करें बहुत बड़ा चैलेंज समझ के ले रहा है और इसमें जा रहा है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है कि जहाँ पे फसादात हैं वहाँ इशूज मौजूद हैं, वो लोग डेफिनेटली आपके इस बड़े चैलेंज से निपट नहीं सकते। साहब, आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस बार रिकॉर्ड फसलें हुई हैं, क्या पाकिस्तान को इस साल अगर रिकॉर्ड फसलें हुई हैं तो खाने पीने की बुनियादी अशिया दरामद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? बेसिकली जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपने 120 दिन का स्टैंडर्ड आप कह लें स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने होते हैं। हमारे यहाँ पिछले सालों में ख्याल नहीं किया गया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रखे गए। सो मैं समझता हूँ कि हमें इस साल पैदावार में देखें, हमें दालों में थोड़ी कमी है, वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं या एडिबल ऑयल करते हैं, लेकिन उनकी भी इंपोर्ट कम हुई है। हमारी गंदम की ज़रूरत से गंदम ज़्यादा पैदा हुई है, हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पैदा हुई है, हमारे यहाँ पहले ही हम चावल ज़्यादा पैदा करते हैं, हम ज़रूरत के मुताबिक मकई भी पैदा कर रहे हैं और बढ़ भी जाएगी फर्दर। सो आप कह लें कि हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए भी इंपोर्ट करना पड़े तो करना पड़े, अदरवाइज प्रोडक्शन हमारी जो है वो ठीक है। अच्छा चीमा साहब, पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जितने भी माल न्यूट्रिशन है, मल्टी न्यूट्रिशन को हम मतलब एहसास के थ्रू भी एड्रेस कर रहे हैं हम। हाँ, फिर एक हेल्थ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है कि जहाँ जहाँ आप कह लें कि माल न्यूट्रिशन है वहाँ पे गवर्नमेंट सर्टन सैशे देगी। हेल्थ डिपार्टमेंट जो वो एक वाकई गवर्नमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है कि माल न्यूट्रिशन से निपटने के लिए उसकी मतलब आप कह लें लोगों को, बच्चों को खुराक दी जाए। लिहाजा ये मल्टी प्रांग स्ट्रेटजी चल रही है। इमरान खान के दिल के बड़ा करीब है ये माल न्यूट्रिशन का इशू है, ये इमरान खान के दिल के बड़ा करीब है, वो इसके बारे में बड़े वरीड हैं और आप इस पर जैसे कहते दिन रात काम करना, वो प्रैक्टिकली मतलब आप कह रहे मुहावरतन नहीं, दिन रात काम कर रहे हैं इस पर कि माल न्यूट्रिशन का जिक्र आता है तो दुखी हो जाते हैं। लिहाजा यहाँ पे जब हुक्मरान इतना ज़्यादा कंसर्न हो बात पे तो अल्लाह ताला मदद करता है। और जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम मतलब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब जिस तरह से गवर्नमेंट हमें बता रही है कि पैदावार भी ज़्यादा हुई और हालात बेहतर होते जा रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे बेहतर होता जाए। अच्छा इशाल, हम मोहम्मद आमिर की अक्सर बात करते हैं ना कि ये रिटायरमेंट ले ली, वो कब वापस आएंगे। इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने पर मनाने की कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक इंटरव्यू में चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि हाल ही में इंग्लैंड में मेरी आमिर से बात भी हुई है, जिसमें उन पर वाजे किया है कि जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है वो एक सीनियर प्लेयर के लिए दुरुस्त नहीं है और वो अब भी हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं। हम उनके और कोचेस के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करेंगे। वसीम खान ने बहरहाल आमिर की टीम में दोबारा वापसी के हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन ये बात उन्होंने कही है कि जी कि हमारी मुलाकातें हुई है, मेरी बात हुई है, उसको हम देख रहे हैं। बाबर आजम ने भी ये बात की थी कि मैं आमिर को मनाने की कोशिश करूंगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर मोहम्मद आमिर को हम मनाने में कामयाब हो जाते हैं और वो टीम का हिस्सा बनते हैं तो हमारी टीम अच्छी बन सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पर एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं इशाल और बात करेंगे सिंध और वफाक की। एक बार फिर ये आमने सामने नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शिकवे शिकायत से भरा खत लिख दिया।
बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि तहरीक इंसाफ सिंध से तासुब बरत रही है और सिंधी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। मुराद अली शाह का कहना था कि वफाकी तरक्याती मंसूबों में सिंध को नज़रअंदाज कर दिया गया है और वज़ीर आज़म सिंध को महरूम करने के बजाय उसे हक दें। वज़ीर आला सिंध ने अपने ख़त में कराची में पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के मुकम्मल ना होने से मुतल्लिक खदशात का इजहार किया और सिंध के लिए तरक्याती बजट बढ़ाने का भी मुतालबा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला सिंध फिर विफाक पर बरस पड़े हैं और उनका कहना था कि विफाक से बात करो तो लगता है बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। और वज़ीर आला सिंध के इल्ज़ामात पर असद उमर साहब जो हैं वो मैदान में, उन्होंने साफ कह दिया कि वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए पैसे खर्च करेगी, सिंध हुकूमत के लिए बिल्कुल खर्च नहीं करेगी। और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर साहब ने कहा कि PDM की तबाही के बाद पीपल्स पार्टी अब तासुब की सियासत कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये सिंधी कौम परस्ती का पुराना कार्ड खेल रहे हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया। मुराद अली शाह को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला साहब पहले जो सिंध पैसा गया उससे सरे महल बने हैं, डायमंड के नेकलेस बने हैं, दुबई में टावर खड़े किए गए हैं, फिर फ्रांस में जायदादें बनाई गई हैं, लेकिन सिंध में पैसा नहीं लगा। तो अब आप पैसा खुद लगाएं, हम हुकूमत पर पैसा नहीं लगाएंगे। हाँ, हम सिंध के अवाम पर पैसा लगाएंगे। अब ये मामला है क्या, ये शिकवे जो किए गए हैं, हम देखें तो अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध असम्बली के अपोजिशन, उनसे बात करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप तो कहते हैं शिकवे आप करते हैं वज़ीर आला सिंध से, सिंध हुकूमत से, वो आपके वज़ीर आज़म से जो है शिकवे कर रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये शिकवे शिकायत ही चलते रहेंगे, कुछ बेहतरी भी आएगी? आप लोग क्यों उनकी बात नहीं सुनते? वो कह रहे हैं बिल्कुल बहरे बन जाते हैं जब हम वफाक से कोई बात करते हैं। तो देखिए, एक मुहावरा है बड़ा आसान सा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिस्ताक कल जो मुराद अली शाह साहब ने जब ये बातचीत की है, जिस वक्त वो वफाक के ऊपर शिकवे कर रहे थे, उस वक्त वो वैक्सीनेशन सेंटर में उस वैक्सीन का इफ्तिताह करने गए थे जो वैक्सीन वफाक दे रही है। एक इंजेक्शन भी सिंध हुकूमत ने अपना नहीं मंगाया, जबकि हेल्थ जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है एज पर 18th अमेंडमेंट। मैं असल बातें भी आ रहा हूँ अभी, लेकिन इनकी ढिठाई, इनकी मैं कहना चाहता हूँ जिस ढिठाई से झूठ बोलते हैं। और मुराद अली शाह का अस्सा ये है कि ये मॉडरेट चश्मा वश्मा लगा के सूटेड बूटेड होके फिर जब ये झूठ बोलते हैं तो लोग इनको यकीन कर लेते हैं, जबकि मैं समझता हूँ ये नौसरबाजी करते हैं। अच्छा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें बताता चलूँ कि असद भाई ने ज़रा पुरानी बात की है। असद भाई ने सिरे के महल, इधर के महल, उधर के महल बताए हैं। असद भाई को ये मैं बताना चाहता हूँ, उनकी मालूमात में उनके इजाफा मैं कर दूँ कि पिछले जो, ये तो सबको पता है कि पिछले 13 साल में सिंध गवर्नमेंट के पास थ्रू NFC और जो लोकल रिकवरी रेवेन्यूज होते हैं 7,880 अरब रुपए आए हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1650 अरब मुख्तस किए डेवलपमेंट के लिए और उनके अपने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक उसके अंदर से 44% जो है वो करप्शन की नज़र हो गए। अच्छा। इसका मतलब है कि जो 7,880 अरब आए उसमें से 750-800 अरब ही ग्राउंड पे लग सका, बाकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि बात की इन्होंने मुराद अली शाह साहब ने, अच्छा अफसोस की बात है इनके पास दे हैव नथिंग टू जिसको दिखा सके ये, उन्होंने कहा कि जी सिंध कार्ड खेलते हैं बस। ये इस साल में, पिछले साल में 2 पैकेजेस आए हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि पूरे सिंध में डेवलपमेंट में इन्होंने 1650 अरब रखे 13 साल में और बाकी करप्शन करके 800 लगाए। पिछले 1 साल में प्राइम मिनिस्टर ने, फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध के लिए 1000 अरब से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स रखे हैं। अच्छा। मैं बताता चलूं आपको, पहले 1100 अरब का पैकेज जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए, जिसमें 62% हमारा था और 38% सिंध गवर्नमेंट का था। उसके अंदर क्या था, नाले थे, उसके अंदर ग्रीन लाइन थी, उसके अंदर फ्रेट कॉरिडोर था, उसमें KCR थी और K4 थी। ये उस 1100 अरब के पैकेज में था, जिसमें से 650, 62% हमारा था, तकरीबन 650 अरब के करीब हमारा था। उसके बाद 2 महीने कबल प्राइम मिनिस्टर ने सखर में 446 अरब के पैकेज अनाउंस किए, जिसके अंदर तकरीबन 206 अरब 205 अरब जो था वो कराची सखर हैदराबाद मोटरवे था। उसके अलावा गाज डैम दादू में है, दादू के उसके इफेक्ट मुराद अली शाह के हल्के से टच करता है गाज डैम। ठीक है, अच्छा ये दावे तो आपकी जानिब से किए जा रहे हैं। एक मिनट हलीम साहब थोड़ी सी बात तो सुनिए, ये दावे तो किए जा रहे हैं। लेट मी कंप्लीट।
लेकिन दूसरी जानब आप देखें ना कि वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि ये सिर्फ दावे हैं। अगर हम देखें तरक्याती बजट जो दिए जाते हैं वो सिंध हुकूमत तक पहुंच नहीं पाते। फिर K4 की बात की उन्होंने अपने खत में, वज़ीर आला सिंध ने, कि ये क्यों नहीं मुकम्मल हो पा रहा, ये तो वफाक के अंडर में आ गया ना, तो फिर ये क्यों नहीं पूरा हो पा रहा, इस पर क्या कहते हैं आप? बराए करम अगर मुझे इजाज़त दे देती मैं आधे सेकंड में और पूरा कर लेता। मेरा मतलब था, मैंने आपको बताया कि गैसिफिकेशन हो रही है 14 अरब के करीब तकरीबन। इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर जो है उसमें पैसे दिए गए गोठों के अंदर। मतलब सिंध के अवाम को अगर कुछ पैसा दे दिया जाए तो वो वज़ीर आला कहते हैं हमें नहीं दिया, सिंध को नहीं दिया। वज़ीर आला ने अपना नाम, बिलावल का नाम, जरदारी का नाम सिंध रख लिया है। इनके जो वज़रा और ये लोग यही सिंध हैं। जैसे कि मैं आ रहा हूँ K4 पे भी आ रहा हूँ, सिंध के अवाम को कोरोना में 22% शेयर बनता है NFC का। देखिए इशू है ना, उसको समझ लीजिए, जिसमें हम जमात तफरीक नहीं, मैं आपको इस पर फिगर्स दे रहा हूँ। सिंध को NFC के तहत 22% शेयर बनता है, लेकिन चूंकि गुर्बत बहुत थी, माशाल्लाह भुट्टो जिंदा है सिंध में, जिसकी वजह से 35% शेयर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। 65 अरब रुपए कोरोना में 12 हज़ार रुपए दिए सिंध के अवाम को। लेकिन भाई सिंध के अवाम तो, सिंध तो मुराद अली शाह है ना, सिंध तो बिलावल है, बिलावल के अकाउंट में जाएंगे तो सिंध को गए, ओमनी के अकाउंट में जाएंगे तो सिंध को गए, जरदारी ग्रुप के अकाउंट में जाएंगे तो सिंध को गए। सिंध के अवाम को क्या? अब आता हूँ, K4 2013-14 में स्टार्ट हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसकी लाइनिंग गलत कर दी इन्होंने, उसकी डिजाइनिंग गलत कर दी। आज से 1 साल पहले हमारे हवाले हुआ है, उससे पहले सिंध गवर्नमेंट के पास था। मैं पूछना चाहता हूँ, उस 6 साल का हिसाब कौन देगा? मुराद अली शाह साहब, मतलब पागल बनाते हो। उस 6 साल का हिसाब कौन देगा? K4 पे आज उसकी लाइनिंग ही गलत कर दी। बस पैसे लेते रहे कमीशन के लिए, एक कॉन्ट्रैक्टर को उस्मानी को दे दिया, पता नहीं किस किस से बेड़ा गर्क कर दिया K4 का इन्होंने। अब वापडा को देके वहाँ काम स्टार्ट हो चुका है। और K4 ऐसा नहीं है कि नलके की लाइन बिलावल हाउस से CM हाउस तक कोई पैसे पहुंचाने हैं कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे उठाएगा वहाँ छोड़ के आ जाएगा। एक K4 बड़ा प्रोजेक्ट है, पहाड़ों से लाओ। 1 साल में आप हमसे चाहते हैं कि K4 नजर आ जाए। 6 साल में वज़ीर आला ने क्या किया? पानी और ये वाटर बोर्ड, पानी, सारे लोकल सब्जेक्ट्स है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दौरान जो मैंने आपको बताया कि ये पिछले साल 1000 अरब से ज्यादा सिंध के अवाम के लिए प्रोजेक्ट्स आए हैं। वज़ीर आला ने, इस सूबाई सिंध की गवर्नमेंट ने 50 साल हो गए इनको, पीपल पार्टी को मुख्तलिफ अदवार में। 13 साल तो डायरेक्ट है, सही है। 71 से आज तक बैठी है पीपल पार्टी ने, बेड़ा गर्क। और ये सिंध कार्ड खेलते हैं, ठीक है। इस अंदाज से ये लोगों से कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिंध के अवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सिंध कार्ड समझते हैं तो मुराद अली शाह का ये कार्ड डिस्कार्ड हो चुका है। ठीक है, अलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे, लेकिन मामला ये है इशाल कि अगर इतना कम्युनिकेशन गैप होगा, इतना एतमाद का फुकदान होगा वफाक और सिंध के दरमियान, वो कहेंगे कि हम जब बात करते हैं हमें लगता है कि हम बहरों से बात कर रहे हैं, और वो जब बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि जी कि अगर हम आपको पैसे देंगे तो उससे हमने डायमंड के नेकलेस बनते हुए देखे हैं, हमने फ्रांस में जायदादें खरीदती हुई देखी हैं। तो फिर अवाम का जो है वो ख्याल कौन रख रहा होगा, अवाम के लिए काम कौन कर रहा होगा? इतना एतमाद का फुकदान है दोनों हुकूमतों के दरमियान, तो फिर मसाइल का हल पता नहीं कैसे निकलेगा। लेकिन कुछ मसलों का हल हमें निकलता हुआ नजर आ रहा है आलमी सतह पर। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जो हमजा बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की राह जो है वो हमवार हो रही है। और पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 31 सिफारिशात के मुताबिक जो है वो उन्होंने कंप्लाइंट रेटिंग जो वो हासिल की है, जिसके बाद पाकिस्तान अब एशिया पैसिफिक ग्रुप की तौसीह शुदा जो उसके थे फॉलो अप फहरिस्त थी, उसमें शामिल कर लिया गया। और वजारत ख़जाना ने एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट का खैर मकदम किया। इस हवाले से हमाद अजहर साहब ने ट्विटर पर बताया कि FATF की तारीख में किसी भी मुल्क की जानिब से सिर्फ 2 साल के अरसे में 20 मयारात में बेहतरी बेमिसाल है, और ये वफाक में 14 और सूबाई सतह पर 3 कवानीन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का नतीजा है। और ये जो 20 से ज़ायद है और ये वजारतों और महकमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल FATF की पूरी टीम की जो है हमने अनथक कोशिशें जो हैं उसको हम क्रेडिट देते हैं, उसके बायस ये मुमकिन हो सका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वजारत ख़जाना हुकाम का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप ने जो म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान की जो पेशरफ्त का एतराफ़ भी किया गया है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर ये जो पेशरफ्त हुई है इस पर बात कर लेंगे। हमारे साथ मुआशी तज्ज़ियाकार ज़ीशान मर्चेंट साहब मौजूद हैं। मर्चेंट साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। FATF ने कहा है कि जी पाकिस्तान ने 40 में से 31 सिफारिशात पर काफ़ी हद तक अमल कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को फॉलो अप लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हम अब कितने पुरुम्मीद रहें कि पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी खबर है ये जो ये मुस्तकिल कंसिस्टेंटली जो पाकिस्तान जो काम कर रहा है
जब से ये म्यूचुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट का वो इजरा हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान देखें पिछले 2 सालों से भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो जल्द अज जल्द जो है इस ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाए। मेरे ख्याल से अब जो 40 में से 31 पे हम लार्जली कंप्लायंट हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बेसिस बन जाएगी कि इसके बाद अब जब नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान जो है कोशिश हो सकती है कि अगर वो इसमें से निकलने में कामयाब, क्योंकि जो लास्ट रिव्यू हुआ था इसके बाद भी अगर आप ये देखें जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो एक जिसके हमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया गया था, पाकिस्तान ने उस लॉ को भी अडॉप्ट कर लिया, जितनी भी डबल टैक्सेशन ट्रीटीज हैं उसको रेक्टिफाई कर दिया है अप्रैल में। मैं ये समझता हूँ कि अब इसमें मजीद बेहतरी जब आपका डिस्कशन हो रहे होंगे तो उसमें पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इसमें पाकिस्तान जो है अब इसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। ये याद रहे कि इसमें पाकिस्तान जो है उन 15 ममालिक में शामिल है जो इस ग्रे लिस्ट में इस वक्त मौजूद हैं। 2 कंट्रीज ऐसी हैं कि जो ब्लैक लिस्ट में है इस वक्त, और इसके अलावा तमाम वो कंट्रीज जो इसको इस स्पीयर में आती हैं वो वाइट लिस्ट में है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का केस इस वक्त बहुत मजबूत है कि वो जो है कंसिडरेशन में हो कि वो वाइट लिस्ट में ट्रांसफर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मर्चेंट साहब, ये भी बताइएगा, एतराफ़ तो किया जा रहा है लेकिन फेडरल की तरफ से जो पाकिस्तान की शराइत में पेशरफ्त है, मुल्क की मईशत पर कितनी असरअंदाज हो सकती है? लेकिन ये अगर वाइट देखें होता क्या है कि ये हम चूंकि इल्जामात क्या है कि जो कंट्रीज जो ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में होती हैं उनके ऊपर इश्यूज चैलेंजेस ये हैं कि वो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग में कहीं ना कहीं उनके लॉस प्रॉपर नहीं है, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के लॉस प्रॉपर नहीं है। तो अगर पाकिस्तान इन चीजों को करते तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बेहतर है बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, क्योंकि जो पैसा पाकिस्तान से इलीगली बाहर चला जाता था या जो पाकिस्तान में पैसा इलीगली आता था उस पर अब रोकथाम करने में पाकिस्तान ने काफी प्रोग्रेस की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इकोनॉमी के लिए तो बेहतर ही होता चला जाएगा, जितना पाकिस्तान इसमें कंप्लायंट होता जाएगा ये आपकी जो ब्लैक इकोनॉमी है उसको जो है फॉर्मल इकोनॉमी में या वाइट इकोनॉमी में जो है लाने में मदद करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग जो सूबे और फेडरेशन उसकी मेरे ख्याल से ये कारकर्दगी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसके लिए टुवर्ड्स अ कॉमन कॉज काम हो रहा है। और ये इकोनॉमी के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि वैसे ही पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी पिछले साल से इस साल बेहतर नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले अदवार में ये और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उसका स्टेटस जो है वो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में हो, क्योंकि उसकी वजह से बड़े सैंक्शंस लगना शुरू हो जाती हैं और पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को जो इस ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो वो उसको फेवर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता। ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये भी बताइएगा, हम गुज़श्ता इजलास की बात करें फेटिव की तो फिर तब बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतर काम किया था, लेकिन पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की बात हुई, वहाँ पर सियासी लॉबीज़ का जिक्र हो रहा था। अब पाकिस्तान ने फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की है, इस दफ़ा भी कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं होगा कि हम फिर आर्म ट्विस्टिंग की बात कर रहे होंगे, ये कह रहे होंगे कि फ़लाँ लॉबी जो है वो फिर से चल गई, सियासी तौर पर फैसले तो किए जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये शायद वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, लेकिन आप म्यूचुअली अगर ब्रॉडली इसको देखते हैं तो पाकिस्तान को 40 टास्क दिए गए थे। अब उस 40 टास्क में से आपने कितने अचीव कर लिए हैं या कितनों को आपने बेहतर तौर पे कर लिया है, तो अब उसमें से आपने 40 में से 31 कर लिए हैं। अब आपके ऊपर 9 ऐसे हैं कि जिसमें जो 2 में पाकिस्तान ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, जिसमें से अब उन 2 में से 1 पे काम काफी हद तक हो गया है। मेरे ख्याल से वो भी एक पॉजिटिव चीज पाकिस्तान के लिए फेवर में जाएगी। मैं समझता हूँ कि यकीनन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग होती होगी, लेकिन ब्रॉडली जो है अगर पाकिस्तान अपने जो भी अहदाफ उसको दिए गए अगर वो उसको पूरा कर रहा है तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा जाए। ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया के जो पहले ग्रे लिस्ट में थे और उन्होंने कुछ चीजों को फॉलो अप किया था और उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। तो पाकिस्तान ने तो मोर देन जो है वो 30 आउट ऑफ 40 जो है वो कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा कवी हैं पाकिस्तान के इस वक्त कि अब पाकिस्तान जो है उन फेवर्ड नेशंस में है कि जिनको जो है इस ग्रे लिस्ट से निकाल के व्हाइट लिस्ट में दोबारा डाल। बिल्कुल ठीक है, हम भी यही उम्मीद रखते हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब के ग्रे लिस्ट से निकाल के व्हाइट लिस्ट में कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और अब हमारी उम्मीदें फिर से बन गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा जो कोशिशें हमने की हैं, हमने वो 31 टारगेट अचीव कर भी लिए हैं। तो अब
कुछ बेहतरी आएगी और फैटफ के अगले इजलास में हमें कुछ फ़ायदा बिल्कुल ऐसे हम ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, आपको अब एक कम उम्र पाकिस्तानी मुसन्निफ़ा से मिलवाते हैं जिनकी किताबें इस वक्त आलमी लाइब्रेरीज़ का हिस्सा बन चुकी हैं। हाँ जी, और सोफिया आबिद को मुसन्निफ हाउस यूके यानी कि ऑथर हाउस यूके की कम उम्र तरीन मुसन्निफ़ा होने का एजाज़ हासिल है। वो अब तक 3 किताबें लिख चुकी हैं। उनकी एक किताब हॉलीवुड में फिल्माने के लिए मुंतखब भी कर ली गई है। वो बच्चों के लिए भी किताब लिख चुकी हैं। बिल्कुल जी, और आपको पता है हमजा, इतनी मतलब आप यंग मुसन्निफ़ा हैं, इतनी छोटी उम्र में आपने लिखना शुरू कर दिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है मतलब तालीम के साथ उन्होंने मैनेज किया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए होती होंगी किताब लिखने के लिए। हम तो एक लफ्ज़ लिखना हो तो लग समझ जाती है कि आगाज़ कहाँ से करें, और फिर आगाज़ करना शायद आसान होता है। एक नावल को शुरू करते हुए उसको इख्तिताम करना या उसका आखिरी लफ्ज़ लिखना कितना मुश्किल होता होगा, यही हम जानेंगे। सोफिया हमारे साथ मौजूद है। ये तमाम सवाल जो तुमने मेरे से एक सवाल पूछा नहीं, हम उनसे पूछिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत मुबारक हो आपको। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। हमें ये बताएंगे आपको कैसा लगता है कि जब आपसे बात की जाती है ऑथर हाउस यूके में सबसे कम उम्र जो है मुसन्निफ़ा हैं, आप कैसा फील होता है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने वाकई एक ऐसी अचीवमेंट की है जिससे मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगी इस चीज़ में और मुझे इतने इसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो बहुत अच्छा फील होता है मुझे, स्पेशली जब मुझे ये होता है कि पाकिस्तान का नाम मेरे साथ आ रहा है और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो आई फील वेरी ग्रेट। तो सोफिया, आपने कितनी उम्र से ये लिखना स्टार्ट किया? शौक कैसे पैदा हुआ कि मुझे लिखना चाहिए? मुझे स्कूल में एसेज लिखने का काफ़ी शौक था जब मैंने, और मुझे सबसे ज़्यादा ये होता था कि मैं अपने थॉट्स को जो हूँ वो दूसरों तक कन्वे कर पाऊँ, अपने मैसेजेस को दूसरों तक कन्वे कर पाऊँ। तो जब मैंने अपनी फीलिंग्स को अपनी राइटिंग्स में चेंज किया और मुझे लगा कि ये वाकई मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं आगे लेके बढ़ सकती हूँ, दुनिया तक अपने पैगाम को कन्वे कर सकती हूँ, देन दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि अब जो है अब मैं एक नावल लिखूं। और जब मेरा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ तो मैंने 9 साल की उम्र में अपनी छोटी सी एक स्टोरी लिखी थी। और उसके बाद फिर मैंने अब 16 इयर्स में जो मेरी पहली बुक है आई वेयर अ विग, उसको लिखना शुरू किया। 2 से 2.5 साल लगे मुझे इस बुक को लिखने में, और फिर 18 साल में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पब्लिशिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। ये पब्लिशिंग की आप बात कर रही हैं सोफिया, हम जानते हैं कि पहले तो पब्लिशर्स जो है ना वो घास ही नहीं डाल रहे होते, बड़ा मुश्किल हो जाता है, पब्लिशर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। क्या इन मुश्किलात का सोफिया को भी सामना करना पड़ा? और जब ऑथर हाउस यूके की कम उम्र तरीन मुसन्निफ़ा बन गई उसके बाद हालात तो अक्सर मुख्तलिफ हो गए होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत मुश्किल था पब्लिशिंग का पूरा प्रोसेस, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद, क्योंकि आपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट बहुत अच्छी लिखी होती है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। सो इनिशियली एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये अपनी बुक को मुख्तलिफ जगहों पर सबमिट करवाना, और फिर बहुत मुख्तलिफ टाइप्स हैं पब्लिशिंग की। स्पेशली जब पाकिस्तान से जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरे पास बहुत कम ऑप्शंस थे, ना होने के बराबर ऑप्शंस थे, लेकिन बाहर ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत पहले से स्टार्ट हुई भी थी। सो चैलेंज था इनिशियली, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ खुद ज़्यादा उस पर वर्किंग की, तो हो गया फाइनली पब्लिश। सोफिया, अपने किरदारों को किस तरीके से नॉवेल में ज़िंदा रखती हैं और आपका मौजू क्या रखती हैं, आपकी थॉट्स क्या? आप कहती हैं कि मैं थॉट्स को अपनी को शेयर करना चाहती थी, लोगों तक पहुंचाना चाहती थी कि आप क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, तो नॉवेल्स में क्या आप उस तरीके से किस तरह से अपने किरदार को लेकर चलती हैं? मेरे नॉवेल्स में यूजुअली किरदार जो हैं वो फिक्शनल होते हैं, और मेरे जो टॉपिक्स हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों की साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है।
सो मेरा मेन टॉपिक जो है वो मेंटल हेल्थ है, स्पेशली टीनेजर्स में, यंग अडल्ट्स में और बच्चों में कि खुशी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, या आपकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, जबकि बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल भी होती है। बहुत सारे लोग खुदा न खास सुसाइडल बिहेवियर्स की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा एम ये है कि मैं लोगों तक इस बात को कन्वे करूँ, मेरी यही फीलिंग है, मेरे यही थॉट्स हैं कि मैं अगर एक इंसान को भी इस दुनिया में चेंज कर सकती हूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ठीक है। सोफिया, हमें ये भी तो आप बताएं कि एक नावल लिखने के लिए, एक किताब लिखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ऐसा तो नहीं है कि हमने कलम उठाया और हमने लिखना शुरू कर दिया। हमारे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती हैं और उसके लिए पहले पढ़ना कितना पड़ता है पहला लफ्ज़ लिखने के लिए? पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है कि अगर आपको रीडिंग का बहुत शौक हो तो ये एक बहुत बड़ा किरदार प्ले करता है कि आपके लिखने में आपको एक आइडिया हो जाता है कि मैंने किस पैटर्न पे लिखना है। बिकॉज देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने बाकी पेन उठाया या आपने अपना लैपटॉप लिया और आपने टाइप करना शुरू किया तो आप टाइप करते गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जहन से अल्फाज निकल जाते हैं या आपके पास वो स्पेसिफिक वोकैबुलरी नहीं आ रही होती जिससे लगता है कि बाकी यही अल्फाज थे, और फिर सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है समटाइम्स आप एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद आपको ये होता है कि नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, तो मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती हूँ। तो ये मुझे लगता है एक थोड़ा सा मुश्किल फेज होता है, लेकिन मुझे लगता है आप लिखना स्टार्ट करें तो हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें लिखने का ज़्यादा शौक है, जिन्हें लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, आपने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी है। बच्चों के लिए किताब लिखना और बड़ों के लिए लिखना ऑब्वियसली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बच्चों के कौन से आपने चीज़ें मद्देनज़र रखी कि बच्चों को ये पसंद हो सकता है, इस तरीके की उनके लिए चीज़ लिखनी चाहिए, उसमें क्या मौजू रखा आपने? बच्चों की जो मेरी बुक है सनशाइन जिसका नाम है, उसमें मैंने मौजू जो है अपना हैप्पीनेस रखा है कि किस तरह खुशी जो है बच्चों की ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बच्चे खुश नहीं होते तो उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, खुदा न खास्ता। सो मुझे लगता है कि मैंने उसको बड़े एक फिक्शनल तरीके से कि किस तरह एक लड़की होती है जिसके लिए खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है खुशी से ज़िंदगी को लिव करना। सो मैंने एक फिक्शनल कैरेक्टर उसमें ऐड किया है जिसमें उसमें बताया गया है कि किस तरह वो आती है, उस लड़की को समझाती है कि नहीं, तुम खुश रहो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, किस तरह ये सारी चीज़ें इंसान मैनेज कर सकता है बीइंग अ किड। तो ये है मेरी बच्चों की बुक का। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पढ़ने वाले हैं वो लिखने वाले बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे होते हैं, उनको उस लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई लोग होते हैं वो सफ़े पे कुछ चीज़ लिखेंगे, फिर उनको भरोसा नहीं होगा अपने लिखी हुई चीज़ का, उसको फाड़ के फेंक देंगे। कई दफ़ा ये एपिसोड जो है रिपीट हो रहा होता है और वो जंप मारकर लिखने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो पा रहे होते। आपके साथ भी क्या शुरू में ऐसा होता था कि अपने लिखे पर भरोसा ही नहीं होता था, यकीन ही नहीं होता था, किसी को सुनाने की हिम्मत नहीं होती थी कि पता नहीं मैंने अच्छा लिखा या नहीं लिखा? उन लोगों को आप मशवरा क्या देंगी, वो क्या करें? एक्चुअली मुझे लगता है कि इन माय केस इनिशियली मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती थी कि बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे रिटन पीसेस के बारे में, लेकिन फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी राइटिंग से अग्री नहीं करते और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अग्री करते हैं। तो मेरा ये एक टारगेट था कि मैं जिस तरह की भी ऑडियंस के लिए लिख रही हूँ, मैं सबसे पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मैंने अपने हिसाब से एक अच्छी राइटिंग लिखी है या नहीं लिखी। तो मेरा सबको यही मशवरा होगा कि कभी भी इस नियत से नहीं लिखें कि दूसरे को समझ में आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर कोई एक अलग सोच रखता है और ज़रूरी नहीं कि किसी की सोच आपसे मिले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करें अपनी राइटिंग से। दुनिया बहुत सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड रहती है, बहुत सारी चीज़ों से अनसेटिस्फाइड रहती है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इस नियत से लिखें कि दूसरा क्या सोचेगा। आप ज़रूर सोचें कि मेरा अगर कोई रीडरशिप जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए तो मुझे किस तरह के मौज़ूआत चूज़ करने चाहिए। जिस तरह सोफिया आपने कहा कि आप मेंटल हेल्थ के हवाले से लिखती हैं और आपके नॉवेल्स जो हैं वो ज़्यादातर बच्चों या बड़ों को कि किस तरीके से खुश रहना चाहिए और कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में खुशी, आप इसके ऊपर लिखती हैं, तो आप तो अपने नॉवल के ज़रिए ही लोगों की काउंसलिंग भी करती हैं। बहुत सारे लोग तो इससे अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला पाते होंगे। इस तरीके की स्टोरीज़ लिखना, इस तरीके से दूसरों की काउंसलिंग करना, ये बड़ी अच्छी बात है। राइटर्स जो अब लिखना चाहते हैं, जो बच्चे नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगी कि उनकी कहानियाँ पढ़ने के बाद लोगों की ज़िंदगियों पर अच्छे असरात भी मुरतब करें? क्या उनको सीख देंगी आप? ज़रूर, मैं सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगी
कि एक तो कभी अपनी राइटिंग स्टॉप मत कीजिए। बहुत सारे लोग अगेन वही बात डिसएग्री करेंगे आपसे, लेकिन कभी अपनी राइटिंग को स्टॉप मत कीजिएगा। और ज़रूर आप ऐसे मौज़ूआत चुनें जो इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अगर आप किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं इस दुनिया में, तो कोशिश करें कि अपनी राइटिंग्स के थ्रू, बिकॉज अल्फाज में बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके अल्फाज किसी पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालें, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। सो अपनी बुक्स के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं उनके थ्रू, अगर जैसे किसी का राइटिंग में इंटरेस्ट है या किसी भी और फील्ड में ऐसा इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्ट ही क्यों ना हो, लोगों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस टॉपिक के बारे में लिखे, लेकिन आप ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे लोग अच्छा फील करें। ठीक है सोफिया, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है और हम होते हैं कि आप मज़ीद भी अच्छी किताबें लिखती रहेंगी। और जो आपका अज़्म है, जो आपने एक मोटिव लिया है, आप कहते हैं कि मैंने इस तरीके से लिखना है कि लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव आए, और वो बेहतर बदलाव अगर एक शख्स की ज़िंदगी में भी आ गया मेरी वजह से, तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। ये बहुत अच्छा जज्बा है। और यकीनन इंशाअल्लाह लिखने वाले जो है ना बेचारे शुरू में बहुत परेशान रहते हैं, वो किसी को सुना नहीं पा रहे होते, तो उस फेयर से बाहर निकलें। अगर आपको लग रहा है, आप सेटिस्फाई हो रहे हैं कि जी मैंने ठीक लिखा है, तो आप लोगों की ज़िंदगी वाकई बदल कोशिश करते रहें। और जैसा कि सोफिया ने कहा कि आप लोग इस तरीके का लिखें कि जो दूसरों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें। हम लोग स्टोरीज़ पढ़ते हैं, कहानियाँ बहुत सारी लिखी जाती हैं, बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो लिखते हैं, लेकिन उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो इतनी सहर अंगेज़ होती हैं कि आप उसमें खो जाते हैं। तो फिर वो क्यों ना इस तरीके की हों कि आप दूसरे की ज़िंदगी बदल कर उसमें कोई मैसेज भी मौजूद। अच्छा आगे चलते हैं ना, मतलब कि हमने बात की किताब की बात की, यकोपैमाई की बात कर लेते हैं। एडवेंचर और ख़तरात से भरपूर ये एक शौक़ है जो हर किसी के बस की तो भाई बात नहीं है, मगर एक ऐसे कमसिन जो कोपहमा से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो ख़तरों का खिलाड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में एक बुलंद चोटी जो है वो भी सर करने की कोशिश की है। हमारे नुमाइंदे रजब कमर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जाने रजब कमर किस तरीके से इन्होंने चोटी सर की और कितना इनका हौसला बुलंद है, कितनी मुश्किलात इन्हें पेश आईं। जी हाँ, बिल्कुल कोहपेमाई का शुमार ख़तरनाक खेलों में होता है। गिलगित बल्तिस्तान को कोहपेमाओं की सरज़मीन कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद बुलंद व बाला चोटियों को सर करने के लिए हर साल दुनिया भर से कोहपेमाओं की बड़ी तादाद इन इलाक़ों का रुख करते हैं। एक कमसुन पाकिस्तानी कोहपेमा वईस अलीज़र भी इस वक्त जो है मेरे साथ हमराह मौजूद हैं। हाल ही में वईस अलीज़र ने खुसरगंज चोटी जो कि 6040 मीटर है, इस चोटी को सर करने की कोशिश की थी, ताहम मौसम की ख़राबी के बायस वईस अलीज़र को जो है अपना मुहिम जो है वो मुअत्तल करना पड़ा। मैंने खुसरगंज की पीक सबमिट करने की कोशिश की, पर मौसम की ख़राबी की वजह से हमें नीचे आना पड़ा क्योंकि रात के वक्त आइसफॉल हो गई थी। हम 5000 मीटर तक हम गए थे और रात मैंने उधर स्पेंड की थी 5000 पे। जी बिल्कुल, वईस अलीज़र से हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि वो 5000 मीटर की बुलंदी तक पहुंचने में कामयाब हुए, ताहम मौसम की ख़राबी के बायस जो है इन्हें अपना मिशन रोकना पड़ा। वईस अलीज़र का ये भी कहना है कि वो मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के दिगर जो बड़े पीक्स हैं दुनिया में वो सर करना चाहते हैं और कौमी हीरो अली सतपारा की मिशन पर चलने का वो जज्बा रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे आप, और हमारी दुआ यही है कि नन्हे कोपहमा के जितने ख्वाब हैं वो पूरे हो सके और जितनी चोटियां वो ख्वाब में देखते हैं ना रात को और सोच रहे होते हैं कि मैंने ये सर करनी है, वो तमाम वो सर कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में बस 2 रोज़ का इंतज़ार बाकी रह गया। अबू धाबी में छक्के चौकों की बहार जो है वो जल्द आएगी। टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बैटिंग हो, बाउलिंग हो, फील्डिंग हो, रौनकें जो हैं वो दुबाला हो जाएंगी इससे। और इंज़मामुल हक जो हैं वो पेशावर के नए बैटिंग कोच हैं, वो भी एक्शन में नज़र आए हैं। मुल्तान सुल्तान जो हैं उनमें इंजरी के बादल जो हैं वो हमें पता है कि वो आए हुए थे, मंडला रहे थे, शायद आफरीदी नहीं होंगे। सुहेल तनवीर की कमी भी महसूस हो रही है अब, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हर एक को अपनी टीम के जीतने की तरफ जो तवक्को है वो बढ़ती चली जा रही है। मैचेस तो बुध से शुरू होंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस और वार्म अप मुकाबलों में खिलाड़ी इन एक्शन हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं कि शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में खेले गए प्रैक्टिस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी है। और कोरोना से मुतासिरा जो ये छठे एडिशन के जो सेकंड फेज़ का पहला मैच है, जून को रात 9 बजे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। देखते हैं कि किस तरीके का खेल होगा। छक्कों चौकों की बरसात तो होगी,
लेकिन कौन सी टीम आगे होती है कौन सी नहीं, तमाम जो टीमें हैं वो अपने अपने अंदर बहुत पुरज़्म है कि हम अच्छा खेल पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसी 9 जून को ये मैच होने जा रहा है। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इमरान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इमरान ये बताइएगा कि इस वक्त तो अब मैचेस शुरू होने वाले हैं, बड़ी मुश्किल हुई और बड़े अप्स एंड डाउन्स हुए, उसके बाद अब हम PSL के सीज़न 6 के आखिरी जो फेज़ है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं? हमारी टीम तो सेलेक्ट हो गई, हमने सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर कोई और चेहरा सामने आ पाएगा जो T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम का हिस्सा बन पाएगा? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका और सुबह बखैर आप सबको, आपके देखने वालों को। इस सवाल से पहले, जवाब से पहले मैं 30 सेकंड 40 सेकंड इसलिए लेना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान साहब ने खेलों के सहाफ़ियों के हवाले से ख्यालात का इजहार किया था जी। नहायत नामुनासिब हिम्मत आ रही है लाहौर प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, खेलों की तंजीमों के हवाले से, तो ये नामुनासिब अल्फाज हैं और उनको अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कारकर्दगी उनकी ये है कि पाकिस्तान में खेलों के मैदान वीरान हो रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के खिलाड़ी, आज ही अखबारात में खबरें शाया हुई हैं कि कुछ खिलाड़ी अभी तक वीज़ों के मुंतज़िर हैं, उनके वीज़े अभी तक नहीं लगे हैं और पाकिस्तान में डोमेस्टिक तबाह होकर रह गई है। ये उनकी कारकर्दगी है। खिलाड़ियों को 40,000 रुपये महाना मिलते हैं और उनको नशर किया जाता है। जब चीफ एग्जीक्यूटिव से उनकी तनख्वाह पूछी जाती है कारकर्दगी के जवाब में, तो वो कहते हैं नॉनसेंस है। बहरहाल उनको इस किस्म की अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। अब जो PSL का मामला है, ये जो अभी आप दोनों फरमा रहे थे ना कि कोरोना मुतासरा है, मेरा ख्याल है कोरोना मुतासरा तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ 40-50% या उससे कुछ ज़्यादा हिस्सा क्रिकेट बोर्ड की नालायकी और नाअहलियों से भी मुतासर हुई है, जिस वजह से हम इसको शेख में देखते हैं। मगर ना ये लाहौर और कराची के स्टेडियम्स में होता और आप और मुझे और हम जैसे लाखों पाकिस्तानी इसका भरपूर मजा लेने का मौका मिलता। अब चूंकि ये कोरोना और जमा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी से मुतासर हम अबू धाबी में खेल रहे हैं, तो ये बहरहाल एक अफसोसनाक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन खुश आइंद ये है कि हम इसको बहरहाल 2021 के इस इवेंट को 2021 में ही मुकम्मल कर रहे हैं। आज ही पाकिस्तान चेयरमैन एहसान मानी साहब के ये बयान में मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुए हैं कि अगर हम इसको जून में ना तो फिर मौका नहीं मिलना था कि हम PSL वाला सीजन मुकम्मल कर पाते। तो ये इस लिहाज से है कि हम इसको मुकम्मल करेंगे। इसको जितना नुकसान पहुंचना था वो तो पहुंच चुका, लेकिन उसमें कमी बहरहाल इसकी तकमील से कमी जरूर हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक खिलाड़ियों का है, देखें तमाम टीमों ने अपने जो कॉम्बिनेशंस हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, टीमें हर चीज़ को, भले वो ऑलराउंडर्स का शोबा हो, भले वो स्पिन बॉलिंग का शोबा हो, फास्ट बॉलिंग का शोबा हो, वो अपनी तमाम चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करती हैं। और इस लीग में भी पहले मरहले में भी तमाम टीमों में बड़े बेहतरीन खिलाड़ियों की खिदमत हासिल थी। और राशिद खान का जिक्र मैं यहाँ पर देखें, लाहौर के वो खिलाड़ी हैं और उन्होंने दीगर मुआहदों को छोड़कर पाकिस्तान सुपर लीग का करने को तरजीह है और वो PSL के बाकी मानदा मैचेस में कलंदर्स का हिस्सा होंगे, तो इसके लिए कलंदर्स भी उनके और हम भी मशहूर हैं उनकी इस शमूलियत से न। अच्छा इमरान, हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो तमाम टीमें बड़ी पुरजोश हैं, फतह के लिए पुरुम्मीद हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं कौन सी टीम जो है इस लीग की फातेह करार पाएगी? आपकी फेवरेट कौन सी है? मैं तो जी देखें 2000 पिछले सीजन से आज तक लाहौर कलंदर्स मेरी पसंदीदा टीम है। और पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, जो पाकिस्तान का पेस अटैक, आप देखें हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, इनकी मौजूद ये पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे जो बेस्ट बॉलिंग अटैक है ना, पेस अटैक, वो इनके पास है। और राशिद खान की मौजूदगी में जो उनका स्पिन है वो भी मजबूत हुआ है। और इसमें आने अब यहाँ पर चूंकि अबू धाबी में खेले जाने हैं ना मैचेस, जैसे आगे चलेंगे तो जो पिच है उसका बिहेवियर भी तब्दील हो सकता है, स्पिनर्स बड़ा अदा कर सकते हैं, लेकिन जब ये शुरू होंगे तो फिर ज्यादा बेहतर अंदाज में कहा जा सकता है कि अच्छा इमरान, हमें ये बताइएगा, डुप्लेसी ने ये बात कही है, वो कह रहे हैं कि मतलब कि साउथ अफ्रीकन साबिक कप्तान है, उन्होंने ये बात कही कि जो लीग्स की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट मुतासिर हो सकती है, इसका खदशा है और लॉन्ग टर्म में मुतासिर होगी भी। लेकिन ये वही डुप्लेसी हैं जो पाकिस्तान का टूर छोड़कर IPL खेलने के लिए चले गए थे। देखें तो मुतासर हुई ना, उन्होंने ठीक कहा
उन्होंने ठीक कहा, मुतासिर हो नहीं सकती, हो रही है। और इसकी एक मिसाल यह है कि पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर थी और वहीं से उनके 3-4 खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम को छोड़कर IPL खेलने के लिए चले गए थे। और अगर आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कुछ मसाइल का सामना है, उनके टीम में बहुत ज्यादा उतने ज्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं है जो उनकी रवायत रही है, शानदार उनका माजी है। तो उसकी भी एक वजह ये है कि उनके बहुत सारे खिलाड़ी जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो एक्सपोज हुए हैं या बहुत ज्यादा शमूलियत हुई है उनकी T20 लीग में। तो ये बहरहाल ये हकीकत है T20 लीग। और जब खिलाड़ी अपनी ज्यादातर तवज्जो महदूद दौरानिये की क्रिकेट की तरफ चले कर देते हैं तो वो अपनी बेसिक्स से हट जाते हैं। तो जब आप कोई खेल किसी भी जगह पर आप जब बुनियाद से हटते हैं तो फिर आपको उसके नुकसानात का सामना करना पड़ता है, आपको उसके जो मसाइल है उनका सामना करना पड़ता है। तो डुप्लेसी ने भी कहा है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से ये जो T20 लीग्स हैं इनकी वजह से जो क्रिकेट का मयार है वो भी मुतासर हो सकता है, लेकिन इसका पहलू भी तो होना चाहिए ना कि हमने उसको किस तरह से बेहतर बनाना है, उसको खामी को दूर करना है। इस पर काम करने की जरूरत है, खिलाड़ियों को मुआवजे बढ़ाए जाने की जरूरत है। और जो लीग्स की तादाद है, देखें आप, ये नहीं हो सकता कि इंडियन प्रीमियर लीग अगर हो और दूसरे मुल्क ना करवाएं, तमाम ममालिक अपनी लीग क्रिकेट करवाएंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा आप इसको देखें, जो सबसे ज्यादा लोगों को कशिश नजर आती है ना, जो खिलाड़ियों को आती है वो पैसे में है। ये मुल्क में बोल रहा हूँ, मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, मैं मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये बहुत बात की बातें और चंद खिलाड़ी ऐसे करते होंगे, वगरना सबके लिए सबसे पहले पैसा अहम होता है। और जब आप पैसे करते हैं तो इंडियन प्रीमियर लीग में लोगों की तवज्जो होती है और लोग वहीं पर जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वहां पर उनको अच्छी क्रिकेट खेलने को अच्छा मुआवजा मिलता है। और पाकिस्तान सुपर लीग की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों की अब जो तवज्जो है ना, ये जो उनकी तवज्जो का मरकज है, महवर है, वो वाइट बॉल क्रिकेट हो गई है। क्योंकि 4 ओवर्स करें, 10 ओवर बैटिंग करें, लाखों रुपए आपके पास आ जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पास से आप बात कर रहे थे, बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम लीग क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं तो साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए भी इकदामात की ज़रूरत है। अच्छा, कल आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से एक हिदायत सामने आई है जिसके बाद उनकी बहुत तारीफ भी की जा रही है और इस इक़दाम को बहुत सराहा जा रहा है। बिल्कुल, उनकी जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं वो ये हैं कि तमाम तकरीबात जो वज़ीर आज़म की होंगी, उनमें जो प्रोग्रामात होंगे या फिर जो भी तकरीरें होंगी वो उर्दू ज़बान में नशर की जाएंगी, उर्दू ज़बान में इस्तेमाल की जाएगी। और वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि दफ्तर से जो जारी एलामिया है उसके मुताबिक कि वज़ीर आज़म जिस भी तकरीब में मौजूद होंगे वहाँ पर जो कोई प्रोग्राम नशर किए जा रहे होंगे या फिर जो सरकारी अफसरान होंगे उनको सख्ती से ताकीद की गई है कि उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करें, अपनी कौमी ज़ुबान का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज़ गिल ने ट्विटर पर लिखा है कि वज़रा और सरकारी अफसरान को भी हिदायत जारी की जाएंगी कि अपना पैगाम और तकारीर अपनी कौमी ज़ुबान में आवाम तक पहुँचाएँ। जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके ऊपर ज़रा बहस हो रही है कि ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में जारी कर दिया गया है, लेकिन हमारी जो कौमी ज़ुबान है उसको तक़वियत बख्शने के लिए ये जो इक़दाम किया गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, इसको सराहा जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब उर्दू ज़ुबान जो है उसी में ये तकरीबात तरवीज दी जाएगी। और हम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।